नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम प्रगतिवादी साहित्य चिंतन इस विषय पर चर्चा करेंगे। मार्क्सवाद सिर्फ सामाजिक रूपांतरण का दर्शन ही नहीं है, उसने साहित्य और कला के चिंतन को भी गहरे रूप से प्रभावित किया है। मार्क्स और एंगेल्स को इतना अवसर ही नहीं मिला कि वे साहित्य और कला पर लिखते, लेकिन समय समय पर उन्होंने जो टिप्पणियाँ या पत्र लिखे उससे मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की आधारशिला निर्मित करने में मदद मिलती है। यानी जो उन्होंने अपना कदम बढ़ाया था मार्क्सवाद की तरफ, उस काम में लगे होने के कारण से, उस काम में विभिन्न संगठनों से मिलना, विभिन्न लोगों से मिलना, विभिन्न मीटिंग करना, उसमें लगे रहने के कारण से उनके पास इतना समय नहीं था वो साहित्य को समय देकर के कुछ चीज़ें लिख पाते। उन्होंने जो, लेकिन उस संबंध में जो पत्र लिखे, जो टीका टिप्पणी करी, जो तरह तरह की बताया कि भाई ये तुम ये बात सही नहीं कर रहे हो, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जो इस तरीके के पक्ष रखे, उससे जो है समाज को साहित्य लिखने की प्रेरणा मिली। बाद में इसी के आधार पर माओ के साथ साथ जॉर्ज लुकास, ग्राम्सी, प्लोखानोव, ब्रेख्त और गोर्की आदि साहित्य कला संबंधी विचार भी प्रस्तुत किए। साहित्य संबंधी इस चिंतन परंपरा का विवरण यहाँ देना ना तो संभव है और ना आवश्यक, लेकिन हम यहाँ इस संबंध में हिंदी के उन लेखकों के साहित्य संबंधी विचारों का परिचय प्राप्त करेंगे जिन्होंने प्रगतिशील साहित्य को प्रभावित किया। देखो, प्रगतिशील साहित्य में जो बात उन्होंने रखी और जिससे लोग प्रभावित हुए, वो मूल बात ये थी कि शोषण नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात बिल्कुल प्रभावित करने वाली है कि हाँ, समाज में शोषण किसी का भी नहीं होना चाहिए, चाहे कोई निम्न वर्ग का हो, चाहे जाति से निम्न वर्ग का हो, या वो पद से निम्न वर्ग का हो, या फिर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, चाहे यह मतलब सामाजिक रूप से कमज़ोर हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, या फिर आप देखें पद से यदि कोई व्यक्ति कमज़ोर है। इन तीनों में कमज़ोरी को मैं तो नहीं देना है। ये देखिए, पैसा चाहे किसी व्यक्ति को कितना भी मिले, बात मूल रखने का तरीका थोड़ा सा गलत है यहाँ पर। थोड़ा क्या गलत है? गलत ये है, जब भी कोई व्यक्ति किसी ऑफिस में काम करने जाए या परिवार के अंदर रहता है, उस व्यक्ति का महत्व उतना ही है जितना किसी बड़े का। ये बात अलग है कि परिवार के अंदर एक व्यक्ति ज़्यादा योग्य है तो उसको मुखिया की कुर्सी दे दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुखिया बन गया घर का तो वो किसी जो व्यक्ति सीधा है, नादान है, या थोड़ा सा कमज़ोर है शरीर के रूप से, उसका अपमान करे। यानी जीवन में किसी का अपमान करने का हक किसी को नहीं है, या चाहे वो संस्था से जुड़ा व्यक्ति हो, समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, किसी आर्थिक कमजोरी के कारण कमजोर हो, किसी जातिगत बंधन के कारण, क्योंकि जातिगत बंधन तो सिर्फ समाज को चलाने के लिए बनाए गए थे। हमने उसको एक परंपरा बना लिया। ठीक है, आप परंपरा भी बना लीजिए, आप अपने परंपरा में शादी विवाह भी कर लीजिए, वो सब हम ठीक है, लेकिन फिर भी समाज में तो समाज की तरह रहना पड़ेगा। घर के अंदर आप अपने रीति रिवाज चलाते रहिए, जिसको जो चलाना है वो चलाए, लेकिन जब समाज में आ गए, जब बाहर आ गए, तो आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। जो कि सालों से होता है वो नहीं होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। वो चाहे कहीं भी हो, चाहे कंपनियों में काम, चाहे वो फोर्थ क्लास एम्प्लॉई है या वो फर्स्ट क्लास एम्प्लॉई है, लेकिन ये हक नहीं है कि वो उस छोटे वाले एम्प्लॉय से और गलत तरीके से व्यवहार करे। हो सकता है वो जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉय है, हो सकता है उम्र में बड़ा हो और आप उसका अपमान करें, वो गलत है। तो यही बात जो है वो बताना यही चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो बताया कि पूरा समाज को एक जैसा होना चाहिए, वो गलत है। ये भी गलत है कि क्या कहते हैं, एक जैसी सैलरी मिलनी चाहिए, ये नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक चीज़ हो सकती है। क्या हो सकती है? सबकी सैलरी, मिनिमम सैलरी भी ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति को
जीवन चलाने में किसी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। जीवन में ये निश्चित होना चाहिए। यानी आज के समाज को हम बात करें, एक सामान्य फैमिली को, एक फोर्थ क्लास एम्प्लॉय को भी जीवन सामान्य रूप से चलाने के लिए कम से कम 60,000 की आवश्यकता होती है। भाई, परिवार में बच्चे उसके भी हैं, पढ़ने जाएंगे तो पैसा तो उसका भी लगेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप जब आप बात करते हैं आपने एडमिशन, अब देखो अभी इतनी छूट तो हो गई गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिशन दिला दिया, एडमिशन के बाद कितने खर्चे होते हैं। बड़े स्कूल में चला गया बच्चा दूसरों के साथ में जा रहा है, वो भी अपने पिता से कहता है मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे भी अच्छी शर्ट चाहिए, और वो ना भी कहे, पिता को भी लगता है कि इतने बड़े स्कूल में जा रहा है मेरा बच्चा, इतने बड़े हॉस्टल में पढ़ रहा है मेरा बच्चा, तो मुझे उसकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। कोशिश भी करता है तो, लेकिन उसके लिए क्या आवश्यक है? धन, जिसके लिए वो भागदौड़ करके दूसरी जगह सर्विस करता है, अपने समय को ज़्यादा जगह देता है, ज़्यादा शक्ति खर्च करता है, तो निश्चित रूप से उसको धन भी अधिक मिलना चाहिए। इसमें किसी तरीके की जो लापरवाही है वो नहीं होना चाहिए। कोई एक परिवार में एक से अधिक सदस्य काम कर रहे हैं तो वो काम करने का मुख्य सारी चीज़ों का मुख्य रीज़न यही है कि एक आर्थिक स्थिति एक ऐसी हो जिससे किसी भी व्यक्ति को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ये हर व्यक्ति के लिए इतना होना ही चाहिए। तो खैर, मैं अपने बात में मैंने अपनी बात रख दी कि अब आगे बढ़ते, लेकिन हम यहाँ इस संबंध में हिंदी के उन लेखकों के साहित्य संबंधी विचारों का परिचय प्राप्त करेंगे जिन्होंने प्रगतिशील साहित्य को प्रभावित किया। अब उन्होंने क्या बात कही? अब हम क्या बात करेंगे? सिर्फ उनकी बात करेंगे जिन लोगों ने प्रगतिशील साहित्य को लिखा है और जिनके लेखन से साहित्य प्रभावित हुआ है। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जो जैसे हम कहते हैं कि प्रेमचंद प्रगतिशील साहित्य के लेखक माने जा सकते हैं। बेशक वो उस उम्र के दौर, मतलब वो पहले वाले समय में थे, ये उसके बावजूद भी ये तो उनका लास्ट समय रहा है ना, 1936 का समय, जबकि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई है। तो तब तक तो उनकी ज़िंदगी के मतलब वो अंतिम दिन चल रहे थे, लेकिन बावजूद उसके हम उनको महत्व इसलिए देते हैं कि उन्होंने प्रगतिशील साहित्य का सृजन किया है और वो उसकी पहली सीढ़ी। तो प्रेमचंद ने 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए कहा था कि साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है। और इसीलिए उन्होंने अपने वक्तव्य में सबसे पहले क्या कहा कि केवल महफिल सजाने के लिए या मनोरंजन करने के लिए साहित्य नहीं होना चाहिए। ये प्रेमचंद जी का ये मानना था। क्यों मानना था? यहाँ मैं बीच में फिर मैं अपनी बात रखना चाहूँगी। क्यों मानना था ये? उस समय का समाज ही ऐसा था, जहाँ मैंने बताया ना कि यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सा हंस ले, परिवार के अंदर भी थोड़ा खिलखिला करके हंस ले, तो उसे रोक दिया जाता था कि क्या है ये, किस तरीके से हंस रहे हो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। यानी उस चीज़ को, किसी के टैलेंट को भी, जो जैसे आज कपिल शर्मा वगैरह आज प्रोग्राम करते हैं, आज वो उससे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, किसी की क्वालिटी को भी वो अलग ढंग से देखते थे, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। अदरवाइज़ ये इसको मैं भी नहीं मानती कि ये केवल मनोरंजन करना है। नहीं, मनोरंजन करना नहीं है, आप किसी भी व्यक्ति को जगाना है। जो समाज के अंदर कितनी सारी विपदाएं आती हैं व्यक्ति के ऊपर, कितनी परिस्थितियां होती हैं, कितने लोग तरह तरह से आलोचना कर देते हैं छोटे कमज़ोर व्यक्तियों को, और वो व्यक्ति उस आलोचना को न सह करके
उस दर्द से इतने अधिक पीड़ित हो जाते हैं या किसी बीमारी से इतने अधिक पीड़ित हो जाते हैं कि उनको ज़रूरत होती है दवा की। और ये दवा क्या, दवा कौन सी दवा की? उस हंसी की ज़रूरत होती है जिसको देख कर के एक क्षण के लिए, कैंसर का व्यक्ति है, एक क्षण के लिए वो देख रहा है, और बाय द वे वो कैंसर का दर्द एक क्षण के लिए भूल, एक क्षण भूला ना वो, एक क्षण के लिए सही, एक क्षण तो उसे लगा ना कि जीवन ये भी है। अभी तक तो वो यही सोच रहा है अब मुझे क्या है, मुझे तो इस दुनिया से जाना है। अचानक ही जग गया, सोचने लगा जीवन भी होता है। तो क्या गलत है इसमें? गलत कुछ नहीं, सोचने का सिर्फ हमारा नज़रिया गलत है कि हम उस चीज़ को एक गलत, और उस समय तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये तो हमने भी अपने समय में देखा है, जब जब परिवार के अंदर ही कोई हंसता था, ज़्यादा हंसने लगे तो उसको कहते थे नहीं चुप हो जाओ, ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरीके का उन्होंने लिखा है, साहित्य का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं, बल्कि उसके अनुसार हमारी कसौटी पर वही साहित्य करा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव और सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। देखिए बाकी सारी बातें बिल्कुल सही है कि जीवन साहित्य इसी तरीके का होना चाहिए, लेकिन एक बात, साहित्य में सारी चीज़ें हों, सारी विशेष चीज़ों का होना जरूरी है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए सामान्य साहित्य का होना भी अनिवार्य है। जहाँ इतनी सारी, अभी इससे पहले मैंने भी जो वीडियो डाला था, तो साहित्य की मांग ये है, और उच्च साहित्य हम उसी को महत्व देते जो समाज के एक विशेषता के साथ जब प्रेषित किया जाता है, उस साहित्य को महत्व वजनदार समझते हैं, वजनदार होता भी है वो, वजनदार हम क्या समझते हैं, वो वजनदार होते हैं। लेकिन एक आम इंसान को समझाने के लिए हमें एक आम इंसान की स्थिति में आना होगा, तब हम हर समाज के हर व्यक्ति को वो चीज़ें समझा पाएंगे जो चीज़ें जानने से व्यक्ति वंचित रह जाता है। हर व्यक्ति की बुद्धि उतनी तीव्रता से काम नहीं करती कि आपके लिए बड़े बड़े बनाई हुई चीज़ों को वो समझ सके। साहित्य में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, जैसे अब रविन्द्रनाथ जी का हुआ या और लोगों का हुआ, जैसे मैंने भी बताया, तो वो वाकई महत्वपूर्ण है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो बात महत्वपूर्ण है कि इस जो सामान्य